नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कोविड-19 जैसी महामारी से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के लेक्चर में हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को आगे डिस्कस करेंगे और जो हमारा डेली क्लासेस शेड्यूल है, डेली क्लासेस शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी जो हमारा लेक्चर है आज, वो इंडियन जीके का है। तो एक बार डेली क्लासेस शेड्यूल को ज़रूर देखेंगे। ये हमारा डेली क्लासेस शेड्यूल है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे आज जो आपके पास डे है वो वेडनेसडे या बुधवार है। बुधवार को जो हमारा लेक्चर रहता है वो इंडियन जीके का है। तो मतलब इंडियन जीके के लेक्चर में आज हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी को डिस्कस करा था। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है उनको एक एक करके देखते चले। जैसे ही आपका एग्जाम आएगा आपको डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पहला प्रश्न अब आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री राज्य में जहाज के स्टीयरिंग व्हील का कर्णधार होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारे केंद्र है, जो हमारा सेंटर है, सेंटर में तो प्रधानमंत्री बैठता है। तो आप तो ये याद रखते हैं ना, पहले तो राज्य यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, केंद्र जो आपके पास रहती है, ये दिल्ली जो आपके पास है, सेंटर जो है ना, केंद्र सरकार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो बोल जाता है कि केंद्र सरकार का जो कर्ता धर्ता है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पे बोला जाता है ये इस तरह का जो कमेंट था वो किसने दिया था, ये जो कथन है वो किसका है। ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने देखना है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है राम से मुइर। क्या नाम है, राम से मुइर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। बस आपको इतना ही जानना है इसके बारे में कि ये कथन किसने लिखा है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जिसमें पूछा आता है हाँ जी ये वाली जो लाइन है वो किसकी है, तो याद रखना राम से मुइर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, बोला गया परिसीमन आयोग या फिर जिसको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में लिख लो। बोल जाता है अगर मैं डिलिमिटेशन कमीशन की बात करूं, ये आर्टिकल नंबर 82 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे के रखा है। और इसके बेसिस पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, बोला जाता है हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। बात समझ आ रही है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि मतलब हर 10 साल के बाद ऐसा काम किया जाएगा कि आपके पास एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। क्लियर है। पर अब तक की बात करें तो ये 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है। सबसे पहले बनाया गया था 1952 में, जो कि यहां पे नहीं लिखा है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर था नोटा। और ऐसे अगर हम बात करें 1952 में पहला डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। उसके बाद आपके पास 1962 में बनाया गया, उसके बाद 1972 में बनाया गया, एक आपके पास 2002 में बनाया गया। 4 ही बने हैं अभी तक। ये तो पता चल चुकी है सारी स्टोरी। अब आपको ये थोड़ा सा पता करना है कि डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है। अगर मैं परिसीमन आयोग की बात करूं तो इसका काम होता है कि जो लोकसभा और विधानसभा, याद रखना एक लोकसभा और एक विधानसभा, विधानसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके एरिया, उनके निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित करना। मेरी बात क्लियर है कि जैसे मान लो लोकसभा के जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, वो आप सबको पता ही है 4 हैं। तो बोला जाता है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे आपके पास एक हमीरपुर है ना, एक कांगड़ा है, एक मंडी है। तो मतलब मंडी के अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, कितनी बाउंड्री रहेगी मंडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कौन निर्धारित करता है, वो कौन बताता है, वो आपके पास होता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो इंपॉर्टेंट था सबके लिए, इस चीज को ढंग से याद करना है। डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल नंबर 82 के तहत है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे पेपर में तो यही पूछ लिया जाता है, ये जो परिसीमन आयोग है ये संवैधानिक संस्था है या एक तरह से असंवैधानिक संस्था है। तो ये 82 में दी गई है, तो मतलब ये संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारत में राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बोला जाता है 4 या उससे अधिक राज्यों में मतों का जो प्रतिशत होता है वो कितना होना चाहिए, 6। तो बोला गया 4 सीटें लोकसभा में जीती होनी चाहिए, प्लस वहां पे ये चीज थोड़ा सा देखना, यहाँ पे आप लिख लेना 4 या उससे अधिक राज्यों में मतों का 6% होना चाहिए। कितना, 4 या उससे अधिक राज्यों में मतों का 6% होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे मिस्टेक थी, ये नहीं है। क्लियर है। तो ये सही है, मतलब सिंपल सी बात हो रही है। जैसे मान लो
हम बात करें आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। तो बोलेगा ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, एक स्थल एक जगह की ये पार्टी है। तो बोल जाता है अगर इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा देना होगा तो कैसे दिया जाएगा। क्लियर है। तो इसमें जो आपके पास रहता है, बोला जाता है कि ये उनको पहले क्या करना पड़ेगा, 4 या उससे अधिक राज्य में टोटल वोटों का 6% लेना पड़ेगा, तभी उसको नेशनल जो एक पार्टी है उसका दर्जा या स्टेटस दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 था, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, आप सबने पढ़ा ही होगा कि मेनली जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है वो 3 आर्टिकल्स में दिया गया है, 352, 356, 360। क्लियर है। तो अब हमें ये भी पता है कि 356 क्या बोलता है, अगर राज्यों में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उस टाइम हमें क्या करना है, राज्यपाल को क्या करना है कि पूरी जानकारी देनी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसके बाद उस राज्यों में राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट कर देता है, लागू कर देता है। अब ये तो 356 तो सबको क्लियर है, पर याद रखना एक आर्टिकल नंबर 365 भी होता है, अनुच्छेद नंबर 365 भी होता है। अनुच्छेद नंबर 365 क्या बोलता है, अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई राज्य सरकार को काम भेजा गया और वो उसको करने में असफल रहता है, क्लियर है, तो उससे क्या समझा जाता है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है। क्लियर है चीजें। तो उस टाइम राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है आर्टिकल नंबर 365 के तहत। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, 365 के तहत भी ऐसा होता है और 356 के तहत भी ऐसा ही होता था। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही है। जो स्टेट में जो आपके पास एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होती है वो किसके प्रति जवाबदेही होता है, याद रखना विधानसभा। मेरी बात क्लियर है। यहाँ पे आप मुख्यमंत्री टिक कर सकते थे, वो गलत हो जाता। देखो होता क्या है, यहाँ पे मान लो मैं किसी पर्टिकुलरली विधानसभा की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 868 वहाँ पे एमएलए बैठते हैं। अब 68 में से आपके पास क्या है, मान लो 20 जो आपके पास मेंबर्स हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। अब कितने बच गए, 48 बच गए। तो बोल जाता है ये मेन जो कामकाज होता है वो कौन संभालता है, ये 20 ही संभालते हैं, इसमें आपके पास मुख्यमंत्री भी होते हैं। क्लियर है। तो बोला जाता है कि ये जो 48 बैठे हैं भाई, इनका भी कोई काम है यहाँ पे। तो ये जो 20 काम करेंगे ना, इस पूरे काम की जानकारी 48 को भी होनी चाहिए। तो मतलब सिंपल सी बात करी जाए तो ये सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, विधानसभा के, क्योंकि विधानसभा के ही तो टोटल मेंबर 48+20, है ना। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबकी। हर किसी राज्य की विधानसभा की बात करी जाए तो अलग अलग विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, और विधानसभा के मेंबर्स को एमएलए बोला जाता है, एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधायिका बोलते हो। क्लियर है। या विधायक बोलते हो, सॉरी विधायिका नहीं, विधायक। क्लियर है। तो ये चीज भी आपके लिए क्लियर इंपॉर्टेंट थी। अब मेरे को जल्दी से आप मेरे को ये बता दो, जो विधान परिषद होती है ना, विधान परिषद के मेंबर्स को क्या बोला जाता है, विधान परिषद कितने स्टेट्स में है, ये सारी इंफॉर्मेशन नीचे लिख के दो जरा कमेंट सेक्शन में। प्रश्न नंबर 6 था, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, ये लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा में जो आपके पास टोटल मेंबर रहते हैं वो कितने हैं, 545। तो 545 में से एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व होती है, इसी में एससी और एसटी हैं। तो 545 में से याद रखना जो 84 सीटें हैं वो एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, और 47 जो आपके पास है वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। मतलब यहाँ पे ये लिखा गया हमारे संविधान में 84 जो सदस्य होंगे वो एससी होंगे, और जो 47 होंगे वो एसटी होंगे ही होंगे, और बाकी बच गए आपके पास जनरल कैटेगरी के रहते हैं। और इसमें से आपके पास ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है। जो एक आपके पास इंडिपेंडेंस की बात करी जाती है, या आपके पास एक स्वतंत्रता की बात करी जाती है, बोला जाता है उसको कैसे लिमिटेड किया जा सकता है। जैसे हमें एक अधिकार है ना, मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मेरे ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं लगा सकता है कि नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे को राइट दिए गए, मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं ये। तो बोल जाता है कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हमें रोका जाए। क्लियर है।
तो ये कैसे, ये कौन कर सकता है, कैसे हो सकता है ये? तो याद रखना है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है बाय द लॉ, या फिर कानून के द्वारा। कानून के द्वारा हमारी स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है। आपने पढ़ा ही होगा, जैसे जो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विवाद जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स चले रहते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, असम की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, जो नक्सलाइट्स एरियाज हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कुछ टाइम के लिए जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की बात कर लो, कर्फ्यू लग रहा है ना, कर्फ्यू के दौरान हमें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। घर से हमें कहीं भी घूमने की आज़ादी है ना, वो हमारे मौलिक अधिकार में लिखा गया है, पर अभी रोका जा रहा है ना हमें। तो वो कैसे? कानून के द्वारा। कानून बनाया तो उसी के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए अधिकतर राज्यों में राज्यपाल किससे परामर्श लेता है? देखो, लोकायुक्त की बात करूं तो वो एक आपके पास भ्रष्टाचार रोधी, है ना, कि मतलब जो करप्शन है उसको रोकने के लिए एक पोस्ट बनाई गई है ना। तो बोला जाता है, तो जब गवर्नर किसी स्टेट में लोकायुक्त नियुक्त करता है तो उसको किससे सलाह लेनी पड़ती है? इसका बिल्कुल सही आंसर जो है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश से और जो विधानसभा में विपक्ष का नेता है उससे। क्लियर है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हुआ बी एंड सी। अब मेरे को जल्दी से बता दो, हमने हिमाचल प्रदेश की बात करी है या हिमाचल प्रदेश के लेक्चर्स अभी अभी डिस्कस करे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो आपके पास मुख्य न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने विवेक से किस परिस्थिति में कार्य कर सकता है? सिंपल सी बात है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें दे के रखी है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं है। अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है, उनको राष्ट्रपति से मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मतलब आपस में सारी जो यहाँ की पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो एक ऐसा टाइम आता है ना, बोला जाता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम कर सकता है। विवेक की शक्ति का मतलब होता है अपनी मर्जी करना। वो राष्ट्रपति उस टाइम प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेगा। ऐसे हमारा जो संविधान है, संविधान बोलता है राष्ट्रपति हमेशा जो काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। पर एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम बोला जाता है वो अपनी मर्जी से भी काम कर सकता है। तो वो कौन सा आपके पास टाइम होता है? ए एंड सी। जब मंत्रिपरिषद के बहुमत खत्म हो जाता है, जब मंत्रिपरिषद होता है उसका बहुमत खत्म हो जाता है, या पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। सिंपल सी कहानी है ना। जब आपके पास क्या होगा कि लोकसभा भंग हो जाएगी। लोकसभा भंग कब होती है? जब प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, प्रधानमंत्री रिजाइन देके चला जाता है, कुछ भी कारण मान सकते हैं। और ये भंग होने का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रधानमंत्री अपना पूरा समय जो उसका है 5 साल होता है ना उसका कार्यकाल, अगर वो नहीं लगा पाता है किसी भी कारण, तो उस टाइम क्या किया जाता है, जो प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री को वहां से मूव कर दिया जाता है। उस टाइम जो पूरी जिम्मेदारी आती है वो किसके पास? राष्ट्रपति को। तो उसी टाइम ये अपनी पूरी शक्तियों का यूज कर सकता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार के पास होता है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपके पास बिल्कुल सही है। डेलीगेटेड अथॉरिटी मतलब राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार के पास। स्थानीय सरकार का मतलब जो नगर पंचायत होती है या नगर परिषद होती है, नगर पालिका होती है, उनके पास क्या है? डेलीगेटेड अथॉरिटी रहती है। मतलब कि ये डेलीगेटेड अथॉरिटी का मतलब होता है प्रत्यायोजित पदाधिकार। प्रत्यायोजित प्राधिकार। तो बोल जाता है, देखो इसके बारे में क्या है कि मतलब यहाँ पे राज्य सरकार क्या करेगी कि इनको एक अधिकार देगी और उसी अधिकार के ऊपर जो हमारी जो लोकल गवर्नेंस है वो काम करेगी। तो इसका जो अब सबसे सही आंसर था वो डेलीगेटेड अथॉरिटी। नेक्स्ट, किस वायसराय के काल के दौरान 3 शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कोलकाता, मद्रास और मुंबई। अगर मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूं, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस बोला गया उस टाइम वायसराय थे, और उनके टाइम में 1864 से लगभग 1869 के बीच में बोला गया ये हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहला जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा बना था, या सबसे पहले उच्च न्यायालय का नाम क्या था, वो भी आपको पता है तो उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस वायसराय के समय में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? पहले तो किसकी बात हुई? यहाँ पे हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की बात हुई। अब बात करता है कि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी कोलकाता, मद्रास और मुंबई में, वो किस किस में की गई थी? वो तो लॉर्ड कैनिंग 1857 में ये
3 क्षेत्रों में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, भारत की आधिकारिक भाषा कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे हर किसी को पता है। ऑफिशियली लैंग्वेज की बात करी जा रही है इंडिया की, वो कौन सी है? हिंदी। क्लियर है। और हिंदी भाषा की जो लिपि है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देके रखी है वो है देवनागरी, ये भी क्लियर हो चुका है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक चीज पता होनी चाहिए। बोला गया एक आधिकारिक भाषा अधिनियम है, उसके तहत 1963 में अंग्रेजी भाषा को संचार की भाषा के रूप में अपनाया गया। क्लियर है। आपको ये पता होना चाहिए क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंग्लिश लैंग्वेज को रखा गया है या नहीं? वो नहीं है। क्लियर है। पर यहाँ पे क्या बोला गया था, एक एक्ट के जरिए बोला गया था कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको एज ए कम्युनिकेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य भी हैं भारत में जिनको हिंदी बोलना नहीं आता है या हिंदी लिखना नहीं आता है, तो उनके लिए ये काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रेलवे के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जब भारतीय रेलवे बनाई गई थी तो उसके लिए बोला जाता है एक कमेटी का निर्माण किया गया था, वो आपके पास था विवेक देवराय कमेटी। क्या नाम था? विवेक देवराय कमेटी, जिसका जो गठन किया गया था 2014 में बनी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एडीएम जबलपुर केस किससे संबंधित है? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आपातकाल के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार को सीमित करना। आपातकाल के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों को सीमित करना ही इसका यहाँ पे संबंध है। मतलब होता क्या है कि जब इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी के टाइम में कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर्स होती है वो हमें बता देते हैं कि भैया हमें अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, या कुछ भी जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहता है। फॉर एग्जांपल अभी की बात करें तो कर्फ्यू है ना, कर्फ्यू चल रहा है ना कोरोना वायरस की वजह से, तो वो ही यहाँ पे बताया गया था। एडीएम जबलपुर केस इससे से संबंधित था। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस कमेटी के द्वारा किया था? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है, का कोठारी समिति। इसकी जो स्थापना है 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। उन्होंने बोला हमारी देखो हुआ क्या था इसमें, कुछ ऐसे राज्य थे जो कि हिंदी भी नहीं अच्छे से बोल पाते थे, ना इंग्लिश अच्छे से बोल पाते थे, उनकी एक अपनी भाषा है। तो इन्होंने उसी अपनी भाषा जो लोकल लैंग्वेज होता है उसको भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की बात करी थी। तो यही आपके पास बिल्कुल सही आंसर है, कोठारी समिति। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा में सदन का नेता को किसके द्वारा नामित किया जाता है? सिंपल सी बात है, आपको पता है जब लोकसभा में कामकाज होता है ना, जब लोकसभा बैठती है उसके ऊपर कामकाज होता है, तो उसमें एक नेता होना चाहिए, सदन का नेता होना चाहिए। तो सदन का नेता किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। याद रखना, अधिकतर समय में सदन का नेता प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी काम के कारण बाहर गए हुए हैं तो उस टाइम जो सदन का नेता होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। वो अधिकतर केसों में सीनियर मोस्ट मेंबर रहता है लोकसभा का। ये सही हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास था, राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्यों मनोनीत कर सकता है, यह प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? सिंपल सी बात है, आप सभी ने पढ़ा है ना, राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो 12 लोगों को अपॉइंट कर सकता है। पर हमने ये लिया कहाँ से? इंपॉर्टेंट था आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें कॉपी की हैं वो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 था, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इंपॉर्टेंट था, साउथ अफ्रीका। संवैधानिक संशोधन का मतलब होता है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो हम कर सकते हैं, पर किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 368 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाले रिट का किस नाम से जाना जा सकता है? सिंपल सी बात हो रही है, किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट जारी की जाती है। वो क्या है? देखो, फंडामेंटल राइट का हमारा वायलेशन कैसे हो सकता है? बिना मतलब से किसी को जेल में बंधक बना दी है, वो बेकसूर है तब भी उसको बंधक बना के रखा है, तो उस टाइम कोर्ट क्या बोलता है कि उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो, तो मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये इंपॉर्टेंट था। ये हमारी रिट है। रिट हमारी 5 प्रकार की होती है, हमने सारी डिस्कस करी है। नेक्स्ट
कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध को दर्शाता है? सिंपल सी बात है कि रिलेशंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स की बात करी जा रही है, वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? इसमें जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग मतलब आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 78 में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो एक तरह से अपनी आपसी जो क्या है आपसी संबंध है उन्हीं के बारे में ये बताते हैं। जैसे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अनुच्छेद नंबर 75 क्या बताता है। अनुच्छेद नंबर 75 बताता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, अपॉइंट करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। ये सही हो चुका है। आर्टिकल नंबर 74 क्या बोलता है? बोल जाता है मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। तो मतलब यहाँ पे भी रिलेशंस की बात हो रही है प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल नंबर 78 क्या बोलता है? प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को सारी चीजों की इंफॉर्मेशंस दे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम सब के लिए इंपॉर्टेंट थे, और सारे क्वेश्चंस ये जो लास्ट टाइम एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप सबका काम बनता है इन वीडियो लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करते चलो। और जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये यूट्यूब चैनल आपको हेल्प कर सकता है या आपको सक्सेस दिला सकता है, तो आप डेली अपडेट रहने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।